तो देखिए, आपको आज इस वीडियो में पहले मैं एक बार परचेज मेथड जो है उसके बारे में बता देता हूँ। कल मैंने आपको मर्जर मेथड की जो डेफिनेशन बताई थी, उसके जो रूल्स थे वो सारे आपको बताए हैं। और अब मैं आपको परचेज मेथड जो है नंबर 1 पे जो थ्योरी में आपके लिखा हुआ होता है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे सेकंड पे बता रहा हूँ। क्योंकि मर्जर मेथड की जो विशेषताएँ होती है, अगर वो अप्लाई नहीं होती है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे आपका कौन सा मेथड लगेगा, आपका परचेज मेथड। यानी कि जब विलय की प्रकृति का एकीकरण ना हो, मर्जर मेथड जब अप्लाई नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपके कौन सा मेथड लगता है, परचेज। तो मर्जर की विशेषता क्या थी कि आपको सारी एसेट सारी लायबिलिटी लेनी पड़ेगी इंक्लूडिंग रिजर्व। तो यानी कि आप सारी एसेट नहीं लेते हैं या सारी लायबिलिटीज़ नहीं लेते हैं, रिजर्व नहीं लेते हैं, तो उसमें आपकी जो है वो कौन सा मेथड लग जाएगा, परचेज। या मर्जर मेथड में ये है कि सारी एसेट सारी लायबिलिटी आपको कौन सी वैल्यू पे लेनी पड़ती है, बुक वैल्यू पर, इंक्लूडिंग रिजर्व भी। रिजर्व में केवल एक जनरल रिजर्व में एडजस्टमेंट होता है, बाकी तो सारे रिजर्व भी उसी वैल्यू पे लेने पड़ते हैं। जबकि आप इसमें परचेज मेथड के अंदर अपनी एसेट्स की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, लायबिलिटी को चेंज कर सकते हो, और एसेट्स के अंदर भी यहाँ पर अपन फिक्टिशियस एसेट जो होती है, कृत्रिम संपत्ति, उनको छोड़ सकते हैं। और लायबिलिटी के अंदर भी अपन केवल किसको लेते हैं, सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी को। तो ये डिफरेंस हो गया। मर्जर मेथड के अंदर जो भी फ़ायदा नुकसान होता है वो जनरल रिजर्व के थ्रू एडजस्ट होता है, जबकि परचेज मेथड में जो फ़ायदा नुकसान होगा वो सारा का सारा आपका गुडविल, फ़ायदा होता है तो कैपिटल रिजर्व, और नुकसान होगा तो वो गुडविल के नाम से एडजस्ट होगा। तो दैट मीन्स कि दोनों मेथड्स में काफ़ी डिफरेंसेस है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन वाइज तो इतना ही है कि भाई अगर मर्जर मेथड लग रहा है तो वो सारे रूल्स जो आपको बताए थे वो फॉलो होंगे, और अगर वो नहीं होते हैं तो परचेज मेथड। तो कल मैंने आपको मर्जर परचेज दोनों की थ्योरी और उसकी जो एंट्रीज़ है वो भेज दी, और अभी मैं आपको परचेज मेथड का जो है क्वेश्चन करके बता रहा हूँ पूरा कंप्लीट, और उसके बाद फिर अपन मर्जर मेथड का क्वेश्चन भी सेपरेटली करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी बुक का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें 2 कंपनीज है, एक तो आपके पी लिमिटेड है, एक एस लिमिटेड है। तो पी लिमिटेड जो है एस लिमिटेड को परचेज करती है, और उसके कंसिडरेशन के बदले एक तो 10 रुपीज़ वाले 35,000 इक्विटी शेयर दे रही है एस के शेयर होल्डर्स को, और 9% प्रेफरेंस शेयर दे रही है एस के प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के लिए 10% प्रीमियम पर। तो इसका मतलब है कि इसमें परचेजर कंपनी जो पी लिमिटेड है वो वेंडर कंपनी एस को इक्विटी और प्रेफरेंस दे रही है, और दोनों को ज़्यादा ही पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर अपन बैलेंस शीट में देखें तो एस के जो इक्विटी शेयर है 3 लाख है, जबकि हम दे रहे हैं उनको 3.5 लाख, और एक्स के जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो 1,70,000 है, और ये कह रहा है कि हम उसको 10% प्रीमियम पर पेमेंट करेंगे, यानी कि 10% उनको ज़्यादा पेमेंट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि डिबेंचर्स को बदल के अपने डिबेंचर देने हैं, और रिजर्व को रखना है। तो रिजर्व को रखने का पॉइंट जो है वो परचेज मेथड में ही लागू होता है, मर्जर में नहीं। क्योंकि मर्जर मेथड में तो सारे के सारे रिजर्व जो होते हैं वैसे ही आगे आ जाते हैं। तो परचेज मेथड में ही ये पॉइंट आपका क्या आएगा, इसमें काम में आएगा। अब देखिए कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में, वैसे आपको कल मैंने थ्योरी में बताया था कि परचेज कंसिडरेशन के टोटल मिला के कितने मेथड होते हैं, 4। एक तो होता है लमसम मेथड जिसमें परचेज कंसिडरेशन दिया रहता है, एक होता है नेट पेमेंट मेथड जिसमें आपने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस को कितना पेमेंट किया उसकी टोटल करो। अगर ये दोनों ना हो तो नेट एसेट्स मेथड, जितनी एसेट आपने ली है, लायबिलिटी ली है, उसका अंतर करें। और लास्ट होता है शेयर एक्सचेंज मेथड जिसमें दोनों कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को नए शेयर देकर उसको कंपनसेट करती है। लेकिन आपके क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन जो है वो नेट पेमेंट मेथड से किया गया है। और इसमें एक चीज़ ये बहुत खास ध्यान रखिए कि पेमेंट मेथड केवल पेड टू शेयर होल्डर्स होता है, मतलब कि आपने जो शेयर होल्डर्स को दिया है केवल उसी को कंसिडर करना है, उसके अलावा कोई पेमेंट इसके अंदर शामिल नहीं होता। तो पहला इसने बोला था फर्स्ट पॉइंट में कि 35,000 शेयर 10 रुपीज़ वाले दे रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं अपन एस लिमिटेड को, और इक्विटी शेयर जो है वो किसके हैं, पी के। तो 35,000 शेयर है 10 रुपीज़ के, तो 3.5 लाख ये हो गए। फिर उसके जो प्रेफरेंस शेयर है 1.70 के हैं 8% वाले, तो पेमेंट टू 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एस लिमिटेड। लेकिन हम जो उनको प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि 9% वाले दे रहे हैं, मतलब डिविडेंड उनको हम ज़्यादा देंगे, और पेमेंट भी हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। 1.70 में 10% जोड़कर 17,187,000 का हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है, पीसी जो है, वो आपके आ रहा है 5,37,000। तो पहला स्टेप हमेशा आपका परचेज मेथड हो चाहे मर्जर मेथड हो, ये कॉमन रहेगा, आपको परचेज कंसिडरेशन इसमें निकालना है। सेकंड स्टेप होता है, क्योंकि परचेज मेथड में जो फ़ायदा नुकसान होता है वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व से निकलता है। गुडविल का फॉर्मूला होता है पीसी माइनस नेट एसेट्स, और कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला होता है आपका नेट एसेट्स माइनस पीसी रिवर्स।
तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के अंदर कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकालने के लिए नेट एसेट्स तो निकालनी ही पड़ेगी। तो नेट एसेट्स का अपन ने रूल लिखा है थ्योरी के अंदर कि नेट एसेट्स जब भी निकालते हैं तो एसेट लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेते हैं। लायबिलिटी की भी प्रेजेंट वैल्यू हो तो प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, जब प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी एसेट लायबिलिटी की तो बुक वैल्यू लेंगे। और लायबिलिटी में केवल कौन सी लायबिलिटी को कंसिडर किया जाता है, केवल आउटसाइड लायबिलिटी। तो पहले हम सारी एसेट्स जो है वो ले लेते हैं इसके अंदर। तो एसेट्स की क्योंकि नई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो जो दी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बैंक, वो लिख दिया। और लायबिलिटी के अंदर आउटसाइड लायबिलिटी जो है वो आपके कौन कौन सी है, एक तो डिबेंचर्स है और एक करंट लायबिलिटी। तो ये दोनों लिख कर माइनस कर देंगे तो उसका डिफरेंस है वो आपके क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स। और अब आपके पेमेंट आपने किया है परचेज कंसिडरेशन का, वो कितना किया है, 537, और जबकि आपको एसेट्स मिल गई है 575 की। तो दैट मीन्स कि जितना हम पेमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा अपन को एसेट्स मिल गई तो हमको फ़ायदा हुआ। और जब फ़ायदा होता है तो हमको कैपिटल रिजर्व के रूप में वो फ़ायदा लिखते हैं अपन। और कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला जो होता है ये एक तरह का आपका कैपिटल प्रॉफिट है। तो फ़ायदा होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके नेट एसेट्स माइनस पीसी, यानी 5,75,000 की एसेट्स मिली, दिए 537, तो 38,000 रुपये का अपन को इसमें जो है वो क्या हुआ है, कैपिटल रिजर्व। तो ये 3 वर्किंग नोट आप एक फिक्स पैटर्न, फिक्स सीक्वेंस में बनाएंगे ऑलवेज जब भी आप परचेज मेथड यूज़ करें। और उसके बाद फिर आपको जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी और उसके बाद उसकी बैलेंस शीट। तो मैं एक बार जनरल एंट्रीज इसमें जो है वो नोट करके फिर आपको बताता हूँ आगे कंटिन्यू। तो देखिए अब इसके अंदर जो है जनरल एंट्रीज, जिसकी मैं आपको एक बार बता देता हूँ सारी, ठीक है ना। तो जनरल एंट्रीज के अंदर फर्स्ट एंट्री जो होती है मैं विथ हेडिंग आपको बता देता हूँ। एंट्रीज आप लोगों को भेजी है, मे बी आपने नोट कर ली होगी थ्योरी, और नहीं तो अभी इसके अंदर मैं जो है एंट्रीज आपको बता ही रहा हूँ। तो 1 बाय 1 आप एंट्रीज जो है इसके अंदर विथ हेडिंग बताऊंगा तो अपने आप आपको याद हो जाएगी। तो पहली एंट्री होती है पीसी ड्यू होने की। तो पीसी ड्यू होने की एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट और टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड। तो वैसे अगर हम जनरली बिजनेस को खरीदते हैं तो अपन एंट्री करते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, लेकिन यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड। इसके पीछे रीज़न ये है कि अमालगमेशन के अंदर जो व्यक्ति अपना बिजनेस बेचता है तो वो अपना बिजनेस बंद करके और फिर उस दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करता है, तो इस कारण से उसको बोला जाता है लिक्विडेटर, यानी कि वो अपना बिजनेस बंद करके आपको दे रहा है। तो ये एंट्री पीसी ड्यू की है, तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर जो अमाउंट आएगा वो पीसी का ही आएगा, और पीसी का अमाउंट हमारा जो है वो कितना है, 5,37,000। फिर सेकंड एंट्री जो होती है वो होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन। तो ये एंट्री वैसे सबसे बड़ी एंट्री है लेकिन उतनी ही आसान है, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन होती है, इस एंट्री में जो चीज़ें लिखते हैं वो एज इट इज़ आप वही चीज़ें लिखते हो जो आपने इसके अंदर नेट एसेट्स के समय लिखा। तो सेकंड एंट्री का हेडिंग होता है हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन। तो देखिए मैंने खाली नेट एसेट्स वाला जो वर्किंग नोट था उसी वर्किंग नोट से ये एंट्री मैं बना रहा हूँ, जिससे कि आपको एक बार पता चल जाएगा इसका प्रोसेस कि भाई नेट एसेट्स में जो आइटम लिखे हुए हैं उसी से सबसे बड़ी वाली एंट्री इसकी बनती है। तो जो एसेट्स आपने ली है नेट एसेट्स में उन सब को एसेट्स है तो सारे के सारे 1 बाय 1 डेबिट होंगे, ना तो उनकी रेट चेंज करनी है, ना उनका अमाउंट चेंज करना है, ना किसी को छोड़ना है उसमें से। तो सारे एसेट्स 1 बाय 1 डेबिट हो गए। और जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी आपको इसमें जो है वो क्रेडिट करनी है, जैसे डिबेंचर और करंट लायबिलिटी, तो वो आप क्रेडिट कर दीजिए। एंड उसके बाद आपको कुछ 1-2 पॉइंट इसके अंदर ऐड ऑन करने हैं, तो वो क्या वो मैं बताता हूँ। तो ये लायबिलिटी आ गई। तो डिबेंचर्स हमारे थे इसमें तो डिबेंचर और लायबिलिटी जो है वो अपन इसमें लिख लेते हैं। तो डिबेंचर्स हमारे हैं इस क्वेश्चन के अंदर 35,000 के थे, ठीक है। और जो लास्ट इसके अंदर करंट लायबिलिटी जो है वो है 50,000 की, तो ये दोनों लिख दिए। तो ये तो वही अमाउंट्स आपने एज इट इज़ लिख दिए जो क्वेश्चन के अंदर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अंदर दिए हुए थे। अब इसमें ऐड ऑन क्या करना पड़ता है कि अगर आपने ये जो वर्किंग नोट बनाया है, अगर इसमें ये गुडविल आती, तो अगर गुडविल होती तो अपन गुडविल को इस एंट्री के साथ डेबिट करते, लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल है नहीं, इसमें है कैपिटल रिजर्व। तो अगर कैपिटल रिजर्व है तो वो इस एंट्री के अंदर आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये कैपिटल रिजर्व भी क्रेडिट हो जाएगा। आपका कितना था, 38,000, इसलिए मैंने बोर्ड से इनको हटाया नहीं। और लास्ट में सबसे लास्ट इसके अंदर लिखा जाता है बिजनेस परचेज।
बिजनेस परचेज मतलब कि वही पीसी का अमाउंट जो आपने फर्स्ट एंट्री में क्या किया था, डेबिट किया था, उसी को इस एंट्री में अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इसको लिखने के बाद हमारी ये जो एंट्री होगी ये बराबर पूरी कंप्लीटली मिल जाएगी, क्योंकि एसेट्स माइनस लायबिलिटी किया तो नेट एसेट्स आया, पर नेट एसेट्स में और हमारे पीसी के अंदर अंतर था, तो वो अंतर हमारा कैपिटल रिजर्व के साथ क्या हो गया, एडजस्ट। तो अब इसकी दोनों साइड की टोटल आपके क्या हो जाएगी, बराबर। तो फर्स्ट एंट्री होगी पीसी ड्यू की बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ एस, सेकंड हो गई एसेट्स और लायबिलिटीज टेकन, तो सारी एसेट जो ली है, गुडविल होती तो डेबिट करते, कैपिटल रिजर्व है तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी क्रेडिट करके, और लास्ट में इसमें किसका नाम लिखना है, बिजनेस परचेज का। इसके बाद थर्ड एंट्री होती है इसके अंदर, वो होती है पीसी के पेमेंट की। और अगर अपन मेथड टू मेथड बात करेंगे, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में, यानी कि परचेज और मर्जर में क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट एंट्री परचेज मर्जर में सेम रहती है, आपकी जो सेकंड एंट्री है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है कि भी मर्जर मेथड में सारे रिजर्व अपन लेते हैं, जबकि परचेज मेथड में वो नहीं लेते। थर्ड एंट्री होती है फिर पीसी पेड करने की, परचेज कंसिडरेशन पेड। तो इसको भी मैंने यहाँ से हटाया नहीं, वर्किंग नोट आपके सामने रखा कि हमने पेमेंट के अंदर इतने इक्विटी और इतने प्रेफरेंस शेयर दिए हैं, तो बस वो लिख दीजिए कि क्या क्या आपने पेमेंट किया। तो पेमेंट की एंट्री होती है लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और क्या दिया, एक तो इक्विटी शेयर दिए उसको, और एक आपने दिए है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो भी आपने यहाँ पे पेमेंट किया है परचेज कंसिडरेशन के अंदर एज इट इज़ आपको वो का वो लिखना है, तो वो दोनों आप लिख देते हैं इसमें। तो लिक्विडेटर जो है उसके अंदर तो वही अमाउंट आएगा जो फर्स्ट एंट्री के अंदर आपने क्रेडिट किया था, पीसी का 537, इक्विटी शेयर आपने कितने दिए उनको 3,50,000 के, और प्रेफरेंस शेयर दिए 187, तो दोनों साइड की टोटल जो होगी वो आपके क्या हो जाएगी, इक्वल। उसके बाद चौथी एंट्री क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिबेंचर्स को, आप डिबेंचर्स को अपने डिबेंचर्स से कन्वर्ट करेंगे। तो हम डिबेंचर्स कितने लेकर आए हैं, 35,000 रुपये। तो नेक्स्ट एंट्री है इसमें कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर्स को अपन को कन्वर्ट करना है, तो उसके जो डिबेंचर है 7% डिबेंचर, उसके बदले जो 35,000 के हैं उसके बदले हम अपने डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो अपन एंट्री में बस यही लिख देंगे कि भाई 7% डिबेंचर जो थे वो किसके थे, वो थे एस लिमिटेड के, वो तो कर देंगे डेबिट, और 7% डिबेंचर जो हमारे हैं वो इसमें कर देंगे क्रेडिट, जिससे कि उसके डिबेंचर्स का खाता जो है वो क्या हो जाएगा, आपके क्लोज हो जाएगा, और उसके बदले हमारे अकाउंट का जो है वो इसके अंदर जो डिबेंचर है वो रेज्ड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एंट्री, और लगभग यही एंट्रीज आपकी सारी क्वेश्चंस के अंदर 4-5 एंट्रीज इसमें होगी, और काफ़ी इजी सा है, 1-2 क्वेश्चन करके आपको आराम से एंट्रीज भी याद हो जाएगी, और प्लस 1 यूनिट का एक लेसन है, तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा क्वेश्चन 15 नंबर के आने के पूरे चांस हैं। और लास्ट 5th एंट्री कैरी फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड, कौन से रिजर्व को इसमें बोला है कि आगे लाना पड़ेगा, 2 रिजर्व के बारे में बोला है, एक तो एक्सपोर्ट रिजर्व कैरी फॉरवर्ड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ स्टैट्यूटरी रिजर्व, 2 रिजर्व को वो कह रहा है कि लेकर आना है। तो बेसिकली परचेज मेथड में क्या होता है कि कोई भी रिजर्व आप आगे लेकर नहीं आते, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई आपको ये रिजर्व लेकर आना है, तो आप थ्योरी में देखिए, इसमें थ्योरी के अंदर मैंने आपको एक एंट्री लिखाई है, और वो एंट्री है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में उसका नाम आएगा जो रिजर्व आप रखना चाहते हो। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एक तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, और एक है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो ये 2 अमाउंट जो है वो बुक में बोला गया कि ये 2 रिजर्व जो है वो गवर्नमेंट कैरी की 3 साल तक आपको रखने पड़ेंगे। तो अगर गवर्नमेंट कैरी है तो उतने टाइम तक आप उसको अपनी बुक्स के अंदर जो है वो मेंटेन करेंगे। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है आपका 20,000 और इन्वेस्टमेंट है 10, तो 20,000 तो इसके और 10,000 इसके, तो टोटल मिला के 30,000 रुपये आपके इसके अंदर जो है वो आएंगे। तो मतलब चाहे मर्जर मेथड करिए, परचेज मेथड करिए, उसके अंदर पहली एंट्री सेम होगी, दूसरी बिल्कुल एंट्री करीब करीब सेम होगी, थोड़ा 1-2 एसेट लायबिलिटी चेंज होगा। थर्ड एंट्री आपकी एज इट इज़ होगी, कोई चेंज नहीं। फोर्थ एंट्री आपकी एज इट इज़ होगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं दोनों मेथड में। और फिफ्थ वाली एंट्री जो है वो मर्जर मेथड में करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो सारे के सारे रिजर्व अपन वैसे ही ले लेते हैं, तो अलग से रिजर्व लेने की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये 4 इसके अंदर जो है
एंट्रीज कॉमन है और 1-2 एंट्री जो है वो अलग से होती है। और एक एंट्री में जो डिफरेंस होता है कमाल कमीशन के वो जो खर्चे होते हैं या लिक्विडेशन का जो खर्चा है जो परचेजर देगा, तो परचेज मेथड में उसकी एंट्री गुडविल टू बैंक होती है, जबकि मर्जर मेथड में उसकी एंट्री जो है वो क्या होती है, जनरल रिजर्व टू बैंक। तो 2-4 क्वेश्चन के अंदर इनके डिफरेंस प्लस इसमें क्या क्या एंट्री होती है और कैसे इसकी बैलेंस शीट बनती है वो भी बता दूंगा। तो आज वाले क्वेश्चन में मैं एंट्रीज और यही बता रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो उसके अंदर आपको इसकी बैलेंस शीट भी पूरी जो है बता दूंगा, जैसे कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी उसका भी आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। थैंक यू।